92,774 करोड़ का कर्ज है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। जयराम ठाकुर जी की सरकार में कोई भी ऐसे निर्णय नहीं हुए जिससे कि ये कर्जा कम होता, बल्कि ये कर्जा बढ़ता गया। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे कर्जग्रस्त राज्यों में 5वें नंबर पर आता है। हिमाचल बनने से लेकर आज तक लिया 47,000 करोड़, जब उस तरह के अंदर कांग्रेस ने छोड़ा, और भाजपा ने अकेले पहुंचा दिया 92,000 करोड़। अकेला मैं खोल करके बोलता हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। कहां तो हमको सपोर्ट करना था, कहां तो जो है ना अभिभावक का एक रोल अदा करना था केंद्र सरकार को। 13वें वित्त आयोग में मिलते थे 21,691 करोड़, और 14वें वित्त आयोग से मिला हमको 72,036 करोड़ रुपए की सिफारिश से। इतना बड़ा योजना का आकार ये कांग्रेस सरकार ने करा। कांग्रेस आज भी लड़ रही है, उस पर हम आज भी लड़ेंगे। नमस्कार साथियों, बहुत सुंदर बात किसी ने कही है कि जिस राष्ट्र का शासक अनपढ़ हो, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और उस राष्ट्र की समरसता को गड्ढे में जाने से, गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं कौशल मुंगटा, मेंबर जिला परिषद जुब्बल हाटकोटी और मीडिया पैनलिस्ट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। साथियों, में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज अर्थव्यवस्था की, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करने और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करने यहाँ आया हूं। मैं लगातार आप लोगों से जुड़ता हूं, इसीलिए जुड़ता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने राष्ट्र की राजनीति, राष्ट्र की नीति, अपने राज्य की एक एक जो हमारी मुद्दे हैं उस पर अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है, या आप अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, तो लोकतंत्र में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। और एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेरा और भी फर्ज है, तो उसी कारण मैं आप लोगों से बात करने यहाँ आया हूँ। साथियों, आज मैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो श्वेत पत्र, पिछली भाजपा की 5 साल की जो कुनीतियां, जो उन्होंने बेड़ा गर्क हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का किया और क्या आर्थिक हालात हिमाचल प्रदेश के हैं, उसको लेकर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये भाजपा के जो अंधभक्त जो लोग होते हैं वो तो मेरी वीडियो को देखेंगे, उनका जो जलना लाजमी है, तो आप चेतावनी है कि आप इससे दूर रहने, तो आपका दिल दुख सकता है। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। सत्य की बात करना, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के हित की बात करना, यह प्रत्येक नागरिक का जो है ना फर्ज है। उसी पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो कर्ज के तले हिमाचल प्रदेश दबा है, उसकी क्या कहानी है वो आप समझिए। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना ढोल पीटती है डबल इंजन का, वही सरकार 2017 से 2022 तक हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। आपको यह समझना है प्यारे साथियों कि 2017 से 2022 तक कितना कर्ज लिया गया, कितने कर्ज में हिमाचल प्रदेश को छोड़ा गया, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। 92,774 करोड़ का कर्ज है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, प्रत्यक्ष देनदारी जिसको हम कहेंगे 92,774 करोड़। और इसमें मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस सरकार ने 2017 के अंदर जो है छोड़ा था प्रदेश को, जब भाजपा की सरकार आई थी, उस वक्त हमारे प्रदेश पर कर्ज था 47,000 करोड़ रुपए, जो कि लंबे समय से आज तक, आजादी से लेकर आज तक चला आया 47,000 करोड़। और भाजपा ले गई 5 साल में कहां पर? 92,774 करोड़ रुपए। तो प्रदेश को दिवालिया करने में जयराम ठाकुर जी का और भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। इस पर हम बात करेंगे, बड़े इत्मीनान से बात करेंगे। मैं इसीलिए ये बातें लोगों के सामने रखने जा रहा हूं क्योंकि समझना पड़ेगा हम लोगों को अब कि ऐसे लोगों को जो केवल सत्ता का सुख भोगने पर जो है ना गद्दी पर बैठते हैं, चाहे वो केंद्र की गद्दी है चाहे प्रदेश की गद्दी है, इन लोगों को समझिए और ऐसे लोगों को चुन करके भेजना है हमें, ऐसी सरकारों को स्थापित करना है हमें, ऐसी कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास करना है हमें, जिन्होंने इस प्रदेश को तिनका करके सींचा, अपने खून पसीने से इस हिंदुस्तान को जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया, आजादी से लेकर आज तक, जब हमारे पास एक सुई तक नहीं बनती थी, जब हिंदुस्तान के पास सेना के नाम पर कोई भी सेना नहीं थी, आज हम जो है ना विश्व की जो है ना वर्ल्ड पावर है और विश्व के चुनिंदा हम देशों में आते हैं, तो उसमें हमारे पूरे कांग्रेस का खून पसीना मिला है। इस पर हम बात करेंगे। आप देखिए, इतने कर्ज में हमको छोड़ा गया। जयराम ठाकुर जी की सरकार में कोई भी ऐसे निर्णय नहीं हुए जिससे कि ये कर्जा कम होता, बल्कि ये कर्जा बढ़ता गया। आज ऋण की देनदारियों की बात करें, 92,000 करोड़ तो प्रत्यक्ष जो देनदारी है। अगर ऋण की देनदारी की बात करें, 76,630 करोड़ की ऋण की देनदारियां है।
एफडी और अगर अन्य मदों की बात करें तो 5,544 करोड़ की देनदारियां हैं। और अगर महंगाई भत्ते एटसेट्रा, अगर इन सारी चीजों की बात करें जो कि अभी लंबित पड़े हुए हैं, जो कि देने हैं, जो कि सरकार पर ऋण के रूप में पड़े हैं, वो 10,600 करोड़ के आसपास की देनदारियां है। इस बात से हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को जो है अवगत होना चाहिए। अब बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी क्या हालत है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे कर्जग्रस्त राज्यों में 5वें नंबर पर आता है। सोच लीजिए आप, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें हम 5वें नंबर, सबसे कर्जग्रस्त राज्य हिमाचल प्रदेश। किसकी वजह से? मैंने आपके सामने बात रखी कि पूरे जो है ना हिमाचल बनने से लेकर आज तक लिया 47,000 करोड़, जब 17 के अंदर कांग्रेस ने छोड़ा, और भाजपा ने अकेले पहुंचा दिया 92,000 करोड़। तो ये है इनके नकारे जो है ना विधायक, इनके जो ऐसे मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए जिन्होंने हमको कर्जे में ढकेला। मैं खोल करके बोलता हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आगे हम बात करेंगे कि अगर ये कर्जा बढ़ा तो सरकारें क्या कर रही थी, और जो डबल इंजन सरकार थी क्या वो हिमाचल प्रदेश सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही थी? तो अब हम इस पर भी बात करते हैं, तथ्यों पर और आंकड़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। हमारा एचआरटीसी था, इसको इन्होंने जो है ना कर्ज के तले डुबाया। कैसे डुबाया? अपनी रैलियों में एचआरटीसी की बसें ले जाते थे, अपने जो है बड़े बड़े कार्यक्रमों में एचआरटीसी की बसें लगा लेते थे, महिला मंडलों की जो है ना महिलाओं को उठा करके लाते थे, फिर बाद में एचआरटीसी का जो बकाया था वो भुगतान करते नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं, 1113 करोड़ के कर्जे में था 2017 तक एचआरटीसी, और भाजपा ने पहुंचाया उसको 22 तक 1707 करोड़, यानी कि 500-600 करोड़ रुपए कर्जा ऊपर ले गए, चुकाया कुछ नहीं, डुबाया एचआरटीसी को। अब आगे सुनिए आप एक और इनका आंकड़ा। एचपीसीएल, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है हिमाचल प्रदेश का, और बहुत अच्छा जो है सेवाएं दे रहा है प्रदेश के लोगों के लिए। इसका कर्जा था 2017 के अंदर, इस पर जो हमारे जो है घाटे में था, ये मात्र 107 करोड़ रुपए के घाटे में था। और जब भाजपा गई तो 688 करोड़, यानी कि 700 करोड़ के लगभग घाटे में डुबा करके एचपीसीएल को भी लिख गए ये लोग। आगे बढ़ते हैं। एचपीपीटीसीएल, ये हमारा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका घाटा मात्र 13 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा था ये, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। जैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार 17 के अंदर गई, भाजपा आई, इन्होंने इसको 395 करोड़ के घाटे के अंदर छोड़कर गए। मतलब इन्होंने जहां भी हाथ रखा जयराम ठाकुर जी ने घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, ऐसी हमारी सरकार भाजपा की थी। ये मैं हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था बता रहा हूं आपको, कहां पर छोड़ के गए हैं भाजपा के लोग। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे भारत सरकार की, केंद्र सरकार की। कहां तो हमको सपोर्ट करना था, कहां तो जो है ना अभिभावक का एक रोल अदा करना था केंद्र सरकार को, कहां तो मोदी जी को अपने लिट्टी चोखा का, अपने सिड्डू जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर खाए, बोलते कि मेरा हिमाचल दूसरा घर है, कहां तो उसका फर्ज अदा करना था। उल्टा हिमाचल की जो सेवाएं पहले से कांग्रेस सरकार के समय से मिल रही थी उसको बंद करने का काम किया गया। बात करते हैं योजना आयोग की। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, योजना आयोग से हिमाचल प्रदेश को जो पैसा मिलता था उससे हमारी बहुत बड़ी सहायता होती थी। परंतु जब से योजना आयोग बंद हुआ, मुझे नहीं, हमें नहीं मालूम कि आपने नीति आयोग लाया, योजना आयोग बनाया, क्या फायदे है क्या घाटे हैं। हमें अपने प्रदेश से मतलब है, अपने प्रदेश से सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अगर वही परेशान हो जाएंगे तो क्या फायदा हमको नीति आयोग का। जब योजना आयोग हिंदुस्तान के अंदर था तो उस वक्त हमको वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब नीति आयोग नहीं आया था, हमको 2012 से 17 के बीच जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, हमको 22,800 करोड़ रुपए का योजना का एक जो है ना आवंटन किया गया था। ये इतना एक जो अनुमानित बजट हमारे रखा गया था। फिर से बोल रहा हूं, 22,800 करोड़ रुपए का जो है आपको हमको जो है योजना का आवंटन या योजना का आकार था इतना बड़ा, जब हमारी पंचवर्षीय योजना थी। जब से नीति आयोग आया तब से हिमाचल प्रदेश सरकार को, हिमाचल प्रदेश को हर साल 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, यानी कि हर साल 3,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उस हिसाब से। अब बताइए आप, एक पंचवर्षीय योजना जो कांग्रेस सरकार की 1952 से 1950 से चली आई योजना है, उसके तहत हमको मिल रहा था, सहायता मिल रही थी 22,800 करोड़ रुपए की, और भाजपा ने नीति आयोग लाया, उससे हमारे हर साल 3,000 करोड़ रुपए कम होते रहे, कम होते रहे, कम होते रहे। आप देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। ये है भाजपा की केंद्र सरकार की नीतियां। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है, कि आपको क्या करना चाहिए था कि पहाड़ी राज्य होने के नाते अगर आपने नीति आयोग भी लाया था तो हमको उस प्रकार के एक ढांचे में, एक उस प्रकार की एक व्यवस्था करनी चाहिए थी कि पहाड़ी राज्यों के लिए अलग व्यवस्था होती। परंतु नहीं, आपने हमको भी उसी कढ़ाई में तलने का काम किया जिसमें औरों को आप डालने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी नाकामियां केंद्र सरकार की और हिमाचल प्रदेश की सरकार की रही है। और इन्होंने सबसे बड़ा काम एक और किया,
जो राजस्व घाटा अनुदान RDG एक व्यवस्था है, एक कानून है कि जो राज्यों को जो राजस्व घाटा अनुदान आयोग एक बना था, उसके तहत हमको पैसा मिलता था। जितना भी राजस्व घाटा प्रदेशों का होता था तो केंद्र सरकार मदद करती थी, अनुदान के रूप में मदद करती थी, ताकि जो राज्य है वो जो है आर्थिक रूप से कमजोर ना हो और एक जो है ना एक स्थिरता बनी रहे, एक जो है बैलेंस बना रहे, उसके लिए ये कानून बनाया गया था। और अनुदान लगातार जो राजस्व घाटा में केंद्र सरकार देती थी। परंतु दुख की बात यह है कि जब से ये जिसको कि अंधभक्त बोलते हैं कि डंका बज गया, ऐसी मोदी सरकार आई, जब से भाजपा सरकार आई, इन्होंने राजस्व घाटा अनुदान कम करने का कार्य शुरू किया। और आज आपको मैं बताऊं, हमको 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जो फंड मिलेगा वो 1319 करोड़ रुपए कम मिलेगा। अब आप सोचिए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसको भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि गुजरात के व्यापारी भाई साहब, जो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी ये एक इनके गुण हमारे माननीय प्रधानमंत्री में है, वो ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र को जो है अपने जो है ना केंद्रित करके राज्यों को धीरे धीरे कमजोर किया जाए और किस प्रकार से अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का पेट भरा जाए। यही काम भाजपा सरकार कर रही है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। ये भी कम कर दिया, योजना आयोग भी बंद कर दिया, और प्रदेश को इससे और अधिक, मैं आपको अधिक कहना चाह रहा हूं कि कैसे कमजोर किया, उस पर बात करते हैं। इन्होंने जो जीएसटी मुआवजे की समाप्ति की, 22 के अंदर समाप्त हो चुका है जीएसटी का जो मुआवजा है। 22 तक एक निरंतर जो है प्रत्येक वर्ष में निरंतर एक अमाउंट घोषित किया गया था कि हम इसका मुआवजा आपको देंगे। गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लाया और पहाड़ी राज्यों के लिए कुछ भी अलग सोच नहीं बनाई। हमको जो सहायता विभिन्न टैक्सों के माध्यम से मिलती थी उसका केंद्रीकरण हुआ, अच्छी बात है। परंतु हमारा नुकसान इसमें यह हुआ कि हमको आज पहले से कम राजस्व मिल रहा है, पहले से कमजोर हम हो गए हैं, तो ये भी हमारे लिए घाटे का सौदा पैदा हुआ। इसमें भी हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। इस पर भी पढ़े लिखे लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसके बावजूद मोदी जी ने क्या करा, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात आसान भाषा में समझनी चाहिए। हिंदुस्तान को कर्ज में डुबाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक का रिजर्व जो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं निकाला, वो भी मोदी जी ने निकाला। और आज हिंदुस्तान इतने शिखर पर कर्ज में पहुंच गया है, सबसे कर्जग्रस्त देशों में हिंदुस्तान टॉप पर आने वाला है। ये भी आप गूगल कर लीजिएगा। तो खुद तो ले रहे हैं थोक में कर्जा, हिंदुस्तान को कर्ज के गर्त में डूबे रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को जो कर्जा लेने की एक लिमिट थी उसको कम कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ऐसा हमारा स्टेट के अंदर भी जो है प्रणाली है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, उसका 3.50% कर्जा ले सकती थी कोई प्रदेश की सरकार जो हिमाचल के अंदर बनी, कोई भी बने। लेकिन पिछले वित्त आयोग की सिफारिश पर मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि अब ये प्रतिशत कम कर दिया गया है, 3% ही आप उसका ऋण ले सकते हैं। मतलब खुद आप पूरे जो है ना सरकार को चलाने के लिए ऋण लेकर के, पूरे विश्व से ऋण ला ला करके अपने फोटो छापने के लिए यूज करो, अपना मार्केटिंग करने के लिए यूज करो, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए यूज करो। और जो राज्यों के अंदर सरकारें हैं वो अपना प्रदेश चलाने के लिए भी मात्र 3% स्टेट GSDP का यूज ना करें। तो ये बात पढ़े लिखे लोगों को समझनी चाहिए, ऐसे लोगों को समझना चाहिए। ये हमारी आर्थिक स्थिति है, ये हमारी बहस का विषय है। हिंदू मुसलमान को लड़के क्या करोगे आप, जातिवाद लड़के क्या करोगे आप, क्षेत्रवाद लड़के क्या करोगे आप, राज्य और राज्य को लड़ा कर क्या करोगे आप, हिंदी भाषी और दक्षिण भाषी राज्य पर लड़ाई करके क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी बहसों से बचिए, इस पर बहस करिए, आर्थिक व्यवस्था पर बहस कीजिए, जिसको डुबा दिया है भाजपा ने देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। महंगाई की कम करने की बात करते थे, कहां ले गए हैं। तो अच्छे दिनों की जो बात है, अच्छे दिनों का जो सपना है, उस पर बहस कीजिए भाई साहब, आर्थिक स्थिति पर, जिस पर मैं बात करने आप लोगों के मध्य आज यहाँ पर आया हूं। तो ये सारे आंकड़े प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, सुक्खू सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर रखी है, श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी किया है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैंने इसीलिए आपके मध्य इस चीज को लाया ताकि हमारे लोग आसान भाषा में इसको समझ सके कि ये व्हाइट पेपर चीज क्या है। ये मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आया। कांग्रेस सरकार का दम और भाजपा सरकार का दम मैं आपको बताता हूं क्या अंतर है इसके बीच। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उस वक्त कांग्रेस इतने मजबूती से काम कर रही थी। मैं आपको 13वें वित्त आयोग, जो 13वें वित्त आयोग के अंदर कितना पैसा आया था ये बताना चाह रहा हूं। पहले 21,691 करोड़ रुपए की सिफारिश हुई थी 13वें वित्त आयोग से। मात्र, फिर से सुन लीजिए, 21,691 करोड़ रुपए की मात्र सिफारिश हुई, मात्र पैसा मिला 13वें वित्त आयोग से। लेकिन जब 14वां वित्त आयोग ने धन दिया
कांग्रेस सरकार ने इतनी मजबूती के साथ प्रदेश का पक्ष रखा, कांग्रेस सरकार ने इतनी मजबूती के साथ पैसों की डिमांड की कि हमको आवश्यकता है, हमको ये पैसा चाहिए, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की, तो 14वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 282% की वृद्धि के साथ 72,036 करोड़ रुपए की सिफारिश की, और उतना पैसा हमको 14वें वित्त आयोग से विकास कार्यों के लिए प्रदेश को मिला। ये था कांग्रेस सरकार का योगदान, कांग्रेस सरकार का दम, जो काम करती थी डंके की चोट पर करती थी। खुद सोच लीजिए, अब आप 13वें वित्त आयोग में मिलते थे 21,691 करोड़, और 14वें वित्त आयोग से मिला हमको 72,036 करोड़ रुपए की सिफारिश से। इतना बड़ा योजना का आकार ये कांग्रेस सरकार ने करा। अब इससे भी बड़ी बात क्या है, उसके बाद जयराम ठाकुर जी आए, 15 वित्त आयोग भी आया उस दौरान, तो 15 वित्त आयोग से मात्र ये भाजपा के लोग 77,947 करोड़ ले पाए, उसको भी पूरा नहीं ले पाए जो सिफारिश जितनी कार्यों की थी। तो ये है इनका मात्र 1 या 2% की वृद्धि। तो ये लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर कुर्सी का सुख भोगने आते हैं, और इनके पास कांग्रेस का जो भी बी ग्रेड का माल है सब ले जाते हैं, ये उठा उठा करके सरकार ऐसे बनाते हैं, तोड़ मरोड़ करके, खरीद करके, क्योंकि इन्होंने जो है ना बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है विभिन्न जो ना आपके फंडिंग के माध्यम से। मैं खुल करके बोलता हूँ, बड़े बड़े आलीशान जिन्होंने 5 स्टार जो है अपने ऑफिस बना दी भाजपा ने, कांग्रेस के पास तो एक ऑफिस तक नहीं है 70 सालों में। हमने लोगों की सेवा की, लोगों को लूटा नहीं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे कांग्रेस लड़ती थी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, कैसे वित्त आयोग से अधिक पैसा लाती थी, कहाँ 21,000 करोड़, कहाँ आपके 72,000 करोड़ रुपए। तो ऐसी कांग्रेस को हमको आगे लाना है। प्रदेश के अंदर आज आके कांग्रेस है, आज आर्थिक बहस हो रही है, आज पैसों पर बहस हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है। हमको अपने साधन पर, संसाधनों पर बहस करनी पड़ेगी। हमको अपने सोर्सेज क्या है, प्रदेश के पास रिसोर्सेज क्या है जिससे प्रदेश चलेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर भाजपा होती तो लोन लेती रहती, कर्ज लेती रहती, और हिंदू मुसलमान, जातिवाद, धर्मवाद इस पर लड़ाती रहती। तो हमको अपने संसाधनों पर बहस करनी है, हमको प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहस करनी है। ये युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं। अब हम बात करेंगे, मैं कांग्रेस और बीजेपी के दम की बात कर रहा हूं, सरकारों में अंतर की बात कर रहा हूं। ऐसी ही एक बात हमारे बीच और है कि जितनी सिफारिश की गई 15वें वित्त आयोग द्वारा, भाजपा बोलती है हम डबल इंजन वाले हैं, उतना पैसा भी प्रदेश को नहीं मिला। आपको बता दूं, वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि मंडी के अंदर जो हवाई अड्डा बनना है उसके लिए 1,000 करोड़ से ऊपर की राशि देंगे। जयराम ठाकुर जी पूरे 5 साल में जो की हुई सिफारिशें, बने हुए जो नॉर्म्स है, वित्त आयोग जो सिफारिश करता मिलता है, वो भी मोदी जी से लेकर के नहीं ला पाए, वो भी नहीं ला पाए। कितने शर्म की बात है कि जो पैसा हमको मिलना था, हमारा हक था, वो भी नहीं ला पाए। उसके बाद मिलना है 400 करोड़ रुपए जो कांगड़ा के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए, वो भी सिफारिश में था 15 वित्त आयोग की, वो भी आप कर नहीं पाए। शेम ऑन यू भाजपा गवर्नमेंट, जो आप छोड़कर गए हमारे प्रदेश को। और हमारे ज्वाला जी के आसपास क्षेत्र का जो नालों का चैनलाइजेशन के लिए भी पैसा मिलना था, वो भी कोई करोड़ों रुपए की राशि थी, वो भी हमारे वित्त आयोग की सिफारिश थी, वो भी आप केंद्र सरकार से नहीं ला पाए। आप अपनी ही सरकार से अपने प्रदेश का हक नहीं ला पाए। क्या आप सरकार चलाने का काम कर रहे थे, हमको तो नहीं मालूम, हम तो इस बात को समझ नहीं पाए। तो आज ये सारी चीजें हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डुबोने का काम कर रही है, और यही चीजें मैंने आपके सामने बोली। और इससे बड़ी मैं लास्ट बात बोल रहा हूं, फिर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने का काम यहां पर कर रहा हूं। प्यारे साथियों, कांग्रेस ने ना केवल इस प्रदेश को बनाया, हमारे रणबांकुरों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो कांग्रेस की जो है ना मेंबर थे, जो कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग थे, डॉक्टर यशवंत सिंह जी परमार, पद्मदेव सिंह जी, हमारे शिवाराम रमोल जी, हमारे बड़े बड़े मियाँ चूचू, है ना, ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों ने हिमाचल प्रदेश को बनाया, कांग्रेस ने बनाया। इसी प्रकार से जब प्रदेश बना तो हमारे बाखड़ा नंगल बाखड़ा जो हमारा बांध है, वो भी हिमाचल प्रदेश बिलासपुर के अंदर बना हुआ है। 1966 के अंदर जब पंजाब पुनर्गठन आयोग स्थापित हुआ, अधिनियम बना, तो पंजाब के कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के अंदर आए, तो विशाल हिमाचल की स्थापना हुई। तो जो भाखड़ा नंगल जो हमारा डैम है, तो उस पर भी एक बहस थी, लंबी बहस थी, किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। परंतु 1996 के अंदर, 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो है प्रदेश के हित की लड़ाई के लिए केस डाला, और हमारा जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट जो हमारा एक पूरा एक कमेटी है, उनकी आय पर, भाखड़ा और ब्यास की जितनी प्रोजेक्ट है, जो हमारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उसकी आय पर 7% की हिस्सेदारी, जहां तक मैं अगर सही कह रहा हूं, 7.19% की हिस्सेदारी की डिमांड की। अपने प्रोजेक्ट, अपने प्रदेश के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी माटी पर लगा प्रोजेक्ट, उसके हमको अगर आय पर, उसकी जो है इनकम पर, उसकी जो लाभ पर हमको ना मिले इंटरेस्ट, तो क्या फायदा। तो कांग्रेस सरकार ने वो लड़ाई लड़ी, तो 2011 के अंदर जजमेंट आई हमारे फेवर में, तो उसके बाद से प्रदेश को पैसा मिलना शुरू हुआ। लेकिन 1996 से लेकर आपके
1966 से लेकर 2011 तक जो हमारा पेंडिंग अमाउंट था, जो हमको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो उसकी लड़ाई भी आज तक चली हुई है, पेंडिंग है। भाजपा वो भी नहीं ला पाई। वो जो बचा हुआ हमारा धन था, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको जो है आदेश हमारे फेवर में दिया, तो अगर डबल इंजन की सरकार थी तो मोदी जी को बोल करके ले आते भैया, वो भी तो ले आते आप, वो भी आप नहीं दिला पाए। आज हमको जो है 2011 के बाद 7% की हिस्सेदारी तो मिल रही है, परंतु बकाया राशि के लिए कांग्रेस आज भी लड़ रही है। उस पर हम आज भी लड़ेंगे। और ये कांग्रेस की विचारधारा है जो प्रदेश के लिए जो है रिसोर्सेज लाने का काम करती है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करती है। भाजपा केवल धर्म, जाति और इस चीजों पर लड़ाने का काम करती है। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। साथियों, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी धाकड़ तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए वाटर सेस लगाने की बात की थी, परंतु मैं आपको बड़े दुख के साथ बता रहा हूं, ये श्वेत पत्र में लिखा हुआ है कि भाई केंद्र सरकार के जो सचिव है, जो इस मामले में जो डील करते हैं, उन्होंने लिख दिया है कि भाई ये जो है इलीगल है, ये जो है संविधान के खिलाफ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने प्रदेश के रिसोर्सेज पर हल्का सा सेस लगाने का बात करें, जिससे कि जो है प्रदेश की आर्थिकी बढ़े, तो केंद्र की सरकार वहां भी सौतेला व्यवहार करने का काम कर रही है, वहां भी हमको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आपके सामने है। आपको चिंतन मनन इन बातों का करना है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारें, क्या इसमें अंतर है। और आज अगर आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम पैसों की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम इसीलिए कर रहे हैं, कांग्रेस पढ़े लिखों का एक ऐसा समंदर है, कांग्रेस प्योर लोगों का, कांग्रेस बुद्धिजीवी लोगों का, कांग्रेस प्रदेश और देश की चिंता करने वाले, जो जेन्युइनली चिंता करने वाले लोगों का वो संगठन है, जो अच्छे मुद्दों पर बहस करते हैं, जो देश की आर्थिकी पर बहस करते हैं, जो देश की समरसता पर बात करते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और भाजपा वो संगठन है जो हिंदू मुसलमानों का जहर घोलने का काम करती है, जो जातिवाद का जहर घोलने का काम करती है, जो क्षेत्रवाद का जहर घोलने का काम करती है। मैं बड़े खुले मन के साथ कहना चाह रहा हूं, और यही बहस आजकल हो रही है देश के अंदर, इंडिया वर्सेस भारत, हिंदू वर्सेस मुसलमान, और असम वर्सेस मणिपुर, दक्षिण भारत वर्सेस उत्तर भारत। तो ये सारी चीजें भाजपा करवाती है। इस पर हमको चिंतन करना है, इस पर हमको मनन करना है। मैं बोलता रहूंगा, मेरा मेरा ये राइट है, मैं 1000 बार नहीं 1 करोड़ बार बोलूंगा जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस है। अगर सोशल मीडिया के माध्यम है लोगों को समझाने का, लोगों के बीच अपनी जो है ना बात पहुंचाने का, तो मैं उसका प्रयोग करूंगा। और ये मेरा जो है ना एक संवैधानिक हक भी है, और ये मेरा ड्यूटी भी है। और ये तो कुछ नहीं है, आज तो लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र भी होता तो ये आवाज ऐसे ही गूंजती, जब तक की आवाज जो है ना सूली पर नहीं चढ़ जाती। हम वो लोग हैं, हम लोग क्रांतिकारी लोगों में से है, हम लोग जो तले चाटने वाले लोगों में से नहीं है। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मैंने बहुत सारी बातें आपके बीच की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की, आप भी इस पर चिंतन कीजिए, आप भी बहस कीजिए, डिबेटें कीजिए, प्रश्न पूछिए, कांग्रेस के लोगों से प्रश्न पूछिए, भाजपा के नेताओं से प्रश्न पूछिए कि प्रदेश की आर्थिक तंगी का कौन जो जिम्मेवार है, और जो हमारे प्रदेश की जो गर्त की ओर जाती हुई अर्थव्यवस्था का कौन जिम्मेवार है। इस पर बहस होनी चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे। ना कि ऐसे मुद्दों पर बहस होनी चाहिए जिनका जमीन और आसमान में कोई जो लेना देना ही नहीं है। यही सब बोलने में आपके मध्य आया था। तो आपको मैंने बता दिया है, प्रत्येक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का 1 लाख से ऊपर कर्ज तले दबा हुआ है। 92,000 करोड़ से ऊपर का हम आज घाटे में कर्ज के तले प्रदेश दबा हुआ है। तो इस वक्त आपको चाहिए कि कांग्रेस को कमजोर नहीं करना है, कांग्रेस सरकार का साथ दीजिए। कांग्रेस सरकार रिसोर्सेज पैदा करेगी, इस पर मंथन करेगी, ना कि इनकी तरह बेड़ा गर्क करने का काम करेगी। इनको आपने लाया, इन्होंने फिर से कर्जा लेने का काम शुरू करेंगे और प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम करेंगे, डबल इंजन का बोल बोल करके, और आपके हिंदू सेंटीमेंट को भड़का भड़का करके, जातिवादी सेंटीमेंट को भड़का भड़का करके वोट ले लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग कर्ज के तले, हिंदुस्तान भी डूबा होगा, प्रदेश भी डूबे होंगे, और हम लोगों को जो है पाकिस्तान बनना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान कटोरा लेकर के जाता ना पूरे विश्व के सामने, कर्जदार हुआ है वो। IMF जो हमारा विश्व की एक ऐसी संस्था है जो फंड देती है, उसने भी उसको फंड देने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने वहां से अथाह ऋण दे लिया। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो उसको बैंक आज ऋण देने से मना कर रहा है, क्योंकि वहां से अथाह ऋण ले चुका है, कर्ज के जाल में फंसा ना वो। और भी विश्व की जो संस्थाएं थी, जो देश थे, उससे इतना कर्जा लिया कि एक समय ऐसा आ गया जब पाकिस्तान भरपाई नहीं कर सका, और आज पाकिस्तान जो बदहाली के दौर से गुजर रहा है। तो अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनाना है आर्थिक रूप से, तो पढ़े लिखे लोगों, देश को भला सोचने वाले लोगों, इस पर चर्चा करो। ये जो भाषणबाजी, जो जुमलेबाजी मीडिया में दिखाते हैं, जो प्रचार हो रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, उस पर मत जाओ यार, अच्छी बात पे जाओ, आर्थिक आर्थिक बहस करो। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।